हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द आर्गुमेंटेटिव इंडियन। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कास्ट डिवीजन के बारे में बताया गया था, जाति विभाजन के बारे में, कि स्किन कलर के आधार पर जातियों का विभाजन नहीं होता है। हम सबको जब एक गॉड जो बनाने वाला है, एक भगवान की जब हम संतान हैं, तो सारे बच्चे जो भगवान के हैं वो एक ही कास्ट के होंगे, उनकी जातियां अलग अलग नहीं हो सकती है। और इसमें बोला जाता है कि ये जो सारे डाउट वगैरह जो है इस वर्ल्ड में फैले हुए, उनको एक दिन में खत्म नहीं किया जा सकता। एक दिन में हम इस पे विजय है वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज है वो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। देखो, टू लुक एट ए मच लेटर पीरियड, द ट्रेडिशन ऑफ मेडिवल मिस्टिकल पोएट्स वेल एस्टैब्लिश्ड बाय द 15th century included exponents who were influenced both by the egalitarianism of the Hindu Bhakti movement and by that of the Muslim Sufis, and their far-reaching rejection of social barriers brings out sharply the reach of arguments across the division of caste and class. कि to look at a much later period, much later period मतलब अधिक आगे का जो समय है, अधिक बाद में आने वाला जो काल है, जो समय है, जो पीरियड है, उसको देखते हैं। तो बोलते हैं कि यदि आगे के काल को, अगर आगे के समय को हम देखते हैं, द ट्रेडिशन ऑफ मेडिवल मिस्टिकल पोइट, कौन सी ट्रेडिशन? जो मेडिवल मिस्टिकल पोइट यानी कि जो दार्शनिक कवि है, जो आध्यात्मिक कवि है, उनके मिडिल यानी जो मध्यकालीन, तो मध्यकालीन जो आध्यात्मिक कवि है या जो मध्यकालीन जो दार्शनिक कवि है, उनकी परंपरा को, तो जब अधिक आबाद के काल में जब हम मध्यकालीन आध्यात्मिक कवि की परंपरा को देखते हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड बाय द 15th century, जो कि 15th century तक, जो कि 15वीं जो शताब्दी थी, 15वीं शताब्दी तक अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश हो गई थी। वेल एस्टैब्लिश मतलब अच्छी तरीके से स्थापित हो जाना, तो अच्छी तरीके से स्थापित हो गई थी। इंक्लूडेड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट यानी व्याख्याता जो है, जो बहुत बड़े जो ज्ञानी हैं, जो खुलासा करने वाले हैं, तो उनमें जिनमें व्याख्याता भी शामिल है, जिनमें एक्सपोनेंट भी शामिल थे, मतलब बहुत जो ज्ञानी है, जो खुलासा करने वाले हैं, वो भी इसमें शामिल थे। जो अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश हुए थे उसमें ये ज्ञानी लोग वो भी शामिल थे। हु वर इन्फ्लुएंस्ड, जो कि इन्फ्लुएंस हुए थे, प्रभावित हुए थे, बोथ बाय द एग्लिटरियनिज्म, एग्लिटरियनिज्म यानी समानतावाद, और समानतावाद किसका? हिंदू भक्ति आंदोलन और जो मुस्लिम सूफी जो है, तो मुस्लिम सूफी और जो हिंदू भक्ति आंदोलन की समानतावाद, इन दोनों से वो इन्फ्लुएंस थे, इन दोनों से वो प्रभावित थे। एंड दे फार रीचिंग रिजेक्शन, और उनका जो फार रीचिंग रिजेक्शन यानी बहुत दूर तक का जो रिजेक्शन यानी जो निष्कासन था, और सोशल बैरिज ब्रिंग्स आउट शार्पली द रीच ऑफ आर्ग्यूमेंट अक्रॉस द डिवीजन ऑफ कास्ट एंड क्लास। तो फार रीचिंग रिजेक्शन यानी बहुत दूर तक जो निष्कासित किए गए जो सोशल बैरियर यानी जो सामाजिक बंधन है, वो शार्पली यानी बहुत ही शार्पली, बहुत ही तेजी से जो जाति और जो क्लास है, जो यानी कास्ट यानी जाति, क्लास यानी जो वर्ग, तो जाति और जो वर्ग है, इन दोनों के अनुसार इस डिवीजन के पार, डिवीजन यानी ये जो विभाजन है, वर्गीकरण है, वर्गीकरण के पार अक्रॉस आर्ग्यूमेंट, रीच ऑफ आर्ग्यूमेंट मतलब वो आर्ग्यूमेंट तक पहुंचते हैं, वो उन तर्कों तक पहुंचते हैं। देखो, ये सारी चीज तो शामिल हो गई। इसके बारे में बताया कि इन लोगों की जो फार रिजेक्शन है, बहुत दूर तक के जो रिजेक्शन है, जो निष्कासन है, तो वो जो निष्कासित किए गए जो सामाजिक बंधन है, तो बहुत दूर तक पहुंचे हुए, बहुत दूर तक निष्कासित किए गए सामाजिक बंधन बड़ी ही तीव्रता के साथ में, बहुत ही शार्पली जाति और जो वर्ग के जो डिवीजन है, जो विभाजन, उनके पार आर्ग्यूमेंट तक पहुंचते हैं, उन तर्कों तक वो पहुंचते हैं। मतलब इन बाधा सबको दूर करके वो बहुत ही तीव्रता के साथ में जाति और जो वर्ग का जो विभाजन है, उनके पार वो तर्कों तक पहुंचते हैं। Many of these poets came from economically and socially humble background. ये जो सारी बात है वो मिस्टिकल पोइट की चल रही है कि मैनी ऑफ दीज पोइट्स, कि इसमें जो बहुत से जो पोइट है, अधिकांश जो पोइट है, कवि है, वो केम फ्रॉम इकोनॉमिकली, वो केम मतलब आए हैं, आए थे या फिर जुड़े हुए थे किससे? इकोनॉमिकली एंड सोशली हम्बल बैकग्राउंड्स, कि आर्थिक और सामाजिक रूप से जो हम्बल जो बैकग्राउंड है, मतलब एक सामान्य जो अतीत है, उनसे वो अधिकतर पोइट है वो जुड़े हुए थे। अधिकतर पोइट है वो उनसे आए थे आर्थिक और सामाजिक हम्बल बैकग्राउंड से, एक अतीत से, एक जो आर्थिक और सामाजिक रूप से एक सामान्य सा जो जिनका अतीत है, उस अतीत से अधिकतर जो मैनी ऑफ दिस पोइट है वो आए थे। एंड देयर क्वेश्चनिंग ऑफ सोशल डिविजन्स एज वेल एज ऑफ द बैरियर ऑफ disparate religion reflected a profound attempt to deny the relevance of these artificial restrictions.
देयर क्वेश्चनिंग ऑफ सोशल डिवीजन, और इनके जो सोशल डिवीजन यानी जो सामाजिक वर्गीकरण के जो क्वेश्चन है, एज वेल एज द बैरियर्स ऑफ डिस्परेट रिलीजन, और वैसे ठीक उसी तरीके से जो डिस्परेट जो रिलीजन है, मतलब धर्म को जो डिस्परेट यानी जो निराशाजनक जो धर्म के जो बाधक है, या फिर ये बोल सकते हैं कि धर्म को निम्नतम बताने वाले जो बैरिज है, जो प्रश्न है, तो इन दोनों चीजों के अंदर ये क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं। एंड द क्वेश्चनिंग ऑफ सोशल डिवीजन एज वेल एज द बैरिज ऑफ डिस्परेट रिलीजन रिफ्लेक्टेड ए प्रोफाउंड अटेम्प्ट टू डिनाई। तो उनके सामाजिक डिवीजन यानी जो सामाजिक वर्गीकरण है और धर्म को जो निम्नतम बताने वाले जो क्वेश्चनिंग है, मतलब जो धर्म को निम्नतम बताने वाले जो प्रश्न है, वो प्रश्न जुड़े हुए हैं, मतलब वो प्रश्न जो है वो रिफ्लेक्टेड मतलब रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब झलकते हैं। ए प्रोफाउंड अटेम्प्ट, कि एक जो प्रोफाउंड यानी जो मजबूत जो इम्पोर्टेंट जो अटेम्प्ट है, प्रयास है, किस चीज का, टू डिनाई, इनकार करने का। द रिलेवेंस ऑफ दिस आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन, द रिलेवेंस क्या होता है, जो एक तरीके से संबंध होता है, उसको बोलते हैं टू दिस आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन। आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन मतलब जो कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, और रेस्ट्रिक्शन मतलब जो बहिष्कार जो होता है, या फिर किसी के ऊपर जो बंधन वगैरह जो होता है, तो उसको बोलते हैं। तो देखो, देयर क्वेश्चनिंग ऑफ सोशल डिवीजन एज वेल एज द बैरिज ऑफ डिस्परेट रिलीजन रिफ्लेक्टेड ए प्रोफाउंड अटेम्प्ट। तो उनका जो सामाजिक डिवीजन, सामाजिक जो वर्गीकरण और जो डिस्परेट रिलीजियस का जो बैरियर है, मतलब जो एकदम निराशाजनक जो धार्मिक जो बैरिज है, धार्मिक जो बंधन है, या धर्म को जो निम्नतम बताने वाले जो क्वेश्चन वगैरह हैं, वो बहुत ही मजबूत प्रयास के साथ में रिफ्लेक्ट होते हैं, बहुत ही मजबूत अटेम्प्ट के साथ, कोशिश के साथ में वो रिफ्लेक्ट होते हैं, झलकते थे। टू डिनाई द रिलेवेंस ऑफ दिस आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन, एंड वो टू डिनाई, और वो इनकार करते थे किस चीज से, जो इनका आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन है, जो उनके कृत्रिम जो बहिष्कार है, कृत्रिम रूप से इनका जो बंधन है, उसके संबंध से वो इनकार करते थे, उनको वो नकारते थे। मतलब कृत्रिम जो बंधन वगैरह जो है, जो रेस्ट्रिक्शन उनपे है, जो रोक वगैरह है, इन सब चीजों के ऊपर, सामाजिक वर्गीकरण और जो डेस्परेट रिलीजियस है, इनके ऊपर जो आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शन है, इसके संबंध से वो इनकार करते हैं। कौन, वो जो पोइट है। और ये इनके ऊपर जो उनके प्रयास है, मजबूत प्रयास है, वो रिफ्लेक्ट होते थे, मतलब उनके प्रयास है वो दिखाई देते थे, और इनके ऊपर जो बंधन वगैरह जो है, इन बंधनों को वो नकारते थे। जो पोइट की बात कर रहे हैं, पोइट ऐसा करते थे। इट इज रिमार्केबल हाउ मेनी ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ दीज हेरेटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू केम फ्रॉम द वर्किंग क्लास। कि इट इज रिमार्केबल, कि ये रिमार्केबल है, कि ये टिप्पणी योग्य है कि हाउ मेनी ऑफ द एक्सपोनेंट, कि कितने जो एक्सपोनेंट है, मतलब कितने जो व्याख्याता है, ऑफ दिस हेरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि इस हेरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू से, हेरेटिकल यानी जो अप्रामाणिकता का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी जो नजरिया है, तो ये बता रहे हैं कि इट इज रिमार्केबल, कि ये टिप्पणी योग्य है, ये महत्वपूर्ण है कि कितने एक्सपोनेंट, कितने व्याख्याता है जो कि इस अप्रामाणिकता का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उस नजरिए से वो देखते हैं, इस नजरिए से, पॉइंट ऑफ व्यू यानी इस नजरिए से, कौन सा नजरिया, हेरेटिकल यानी जो अप्रमाणिकता का जो नजरिया है, उससे वो देखते थे कितने ऐसे एक्सपोनेंट हैं। केम फ्रॉम द वर्किंग क्लास, और वो वर्किंग क्लास से आए थे, मतलब जो श्रमिक वर्ग है, जो वर्किंग करने वाले जो हैं, वर्किंग क्लास यानी कार्य करने वाला जो वर्ग है, तो वर्किंग क्लास से आए थे। तो कितने ऐसे जो मतलब व्याख्याता का मतलब ये नहीं लेक्चरर, व्याख्याता का मतलब है जो ज्ञान रखने वाले जो है, ज्ञानी जो लोग हैं, मैंने एक्सपोनेंट का बताया, जो खुलासा करने वाले हैं, ज्ञान देने वाले हैं। तो ये मतलब कितने हैं जो अप्रमाणिकता का नजरिए से वो देखते थे, और वो वर्किंग क्लास से आए थे, मतलब जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक जो है, उनसे आए थे। देखो एग्जाम्पल भी दिया है, कबीर परहैप्स द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ देम ऑल, कि ये जो कबीर है, कबीर का नाम सबने सुना है, कि वो शायद क्या थे, ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ देम ऑल, उन सबके अंदर सबसे ग्रेटेस्ट पोइट, सबसे मतलब महान पोइट है कबीर, जो कि क्या थे, एक वेयर थे, एक जुलाहे थे। दादू एक कॉटन कार्डर, और जो दादू है, दादू दयाल का नाम सुने, वो एक कॉटन कार्डर यानी एक रुई पिनाई करने वाला था। रविदास ए शू मेकर, जो रविदास है वो एक शू मेकर थे, एक जूता बनाने वाले थे। सेना ए बार्बर, सेना है वो एक बार्बर था, एक नाई था, एंड सो ऑन, इस प्रकार से और भी थे। तो इसने बताया है कि जो वर्किंग क्लास से जो लोग आए थे, उनके एग्जाम्पल दिए इसमें, कि कबीर है वो उन सब में सबसे महान पोइट था, और वो क्या था, एक जुलाहा था। दादू है वो रुई पिनाई करने वाला था। रविदास है वो शू मेकर था। सेना है वो एक बार्बर थी।
बार्बर था, मतलब नाई था, और सो इस प्रकार से और भी बहुत से थे जो इस प्रकार से मतलब बहुत ही निम्नतर क्लास से, वर्किंग क्लास से आए थे। बट ऑल्सो हैंडल दयाबाई सॉरी यहाँ से आल्सो मेनी लीडिंग फिगर इन दिस मूवमेंट वो वुमेन। तो बताया कि आल्सो मेनी लीडिंग फिगर, की कई जो लीडिंग फिगर थी, मतलब जो आगे बढ़ने वाली जो बहुत ही जो व्यक्तित्व बोल सकते हैं, फिगर्स मतलब जो आकृति थी, जो लीडिंग फिगर मतलब जो उभरते हुए जो कलाकार, ये बोलेंगे इन दिस मूवमेंट, कि इन मूवमेंट्स के अंदर, इन आंदोलनों के अंदर जो लीडिंग फिगर थे, बहुत से जो उभरते हुए जो कलाकार थे, व्यक्तित्व थे, वो कौन थी? वुमेन थी, महिलाएं थी। इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स द फेमस मीराबाई, कि इंक्लूडिंग ऑफ कोर्स वास्तव में इंक्लूडिंग मतलब सम्मिलित करते हुए, किसको? फेमस मीराबाई, प्रसिद्ध मीराबाई को इसमें सम्मिलित करते हुए और भी बहुत सी महिलाएं थी। देखो मीराबाई को इसमें इंक्लूड किया है और उनको क्या माना है? एक लीडिंग फिगर माना है। मीराबाई का नाम सबने सुना है। हु सॉन्ग्स आर स्टिल वेरी पॉपुलर, हु सॉन्ग, जो मीराबाई है, इनके सॉन्ग आज भी क्या है? स्टिल मतलब अभी तक बहुत ही पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। आफ्टर 400 ईयर्स, मतलब 400 सालों के बाद में भी इनके गीत है वो आज भी पॉपुलर है मीराबाई के। बट ऑल्सो और भी नाम बताया है, एक तो मीराबाई है, लेकिन आगे बताया है अंदल दयाबाई, सैजूबाई एंड केशमा अमंग अदर्स। तो इनके साथ में अंदल दयाबाई, एक सैजूबाई है, और कसेमा अमंग अदर्स, दूसरों के बीच में ये कसेमा मतलब ये भी शामिल है। ये जो तीन बताइए, एक तो मीराबाई है और तीन ये महिलाओं के अंदर पुरुष भी है और वैसे ही महिलाएं भी है, जो क्या है? लीडिंग फिगर के रूप में वो सामने आई है। In dealing with issue of contemporary inequality, the relevance and reach of the argumentative tradition must be examined in terms of the contribution it can make today in resisting and undermining these inequalities which characterize so much of contemporary Indian society. कि in dealing with issue, तो in dealing with issue मतलब ये जो इशू है, ये जो मामले हैं, इन पे डील करते हुए, इन पे बात करते हुए, ऑफ कंटेम्परेरी इनइक्वलिटी, कंटेम्परेरी यानी समकालीन जो इनइक्वलिटी है, असमानता है, तो समकालीन असमानता के इश्यू पे, मुद्दे पे बात करते हुए द रिलेवेंस एंड रीच ऑफ आर्गुमेंटेटिव ट्रेडिशन, की जो आर्गुमेंटेटिव ये जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, तार्किक जो परंपरा है, इन तार्किक परंपरा तक पहुंच और उससे जो रिलेवेंस यानी उससे जो संबंधता है। तो ये बता रहा है कि जो समकालीन असमानता है, इस मुद्दे के ऊपर बात करते हुए जो तार्किक परंपरा तक जो पहुंच है, उनसे जो संबंधता है, मस्ट बी एग्जामिन, उसका एग्जामिन किया जाना चाहिए, उस पे मतलब उसका निरीक्षण किया जाना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए। इन टर्म ऑफ द कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन मतलब जो होता है योगदान, उस योगदान के टर्म में, योगदान के अनुरूप ही उसका एग्जामिन किया जाना चाहिए। तार्किक परंपरा का परीक्षण होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, किस टर्म के अकॉर्डिंग? कंट्रीब्यूशन के, योगदान के अनुरूप परीक्षण होना चाहिए। इट कैन मेक टूडे इन रेसिस्टिंग एंड अंडरमाइनिंग दीज इनइक्वलिटीज, कि इट कैन मेक टूडे, कि ये जो है वो आज क्या बना दी गई है? रेसिस्टिंग यानी बलपूर्वक, रेसिस्ट यानी विरोध करना होता है, अंडरमाइनिंग यानी कम करना, दीज इनइक्वलिटीज की इन इनइक्वलिटीज को, मतलब ये जो असमानताएं हैं उनका अब आज के समय क्या हो रहा है? इनका विरोध किया जा रहा है, उनको अंडरमाइन किया जा रहा है, उनको कम आंका जा रहा है। मतलब इनका परीक्षण होना चाहिए, इनके योगदान का के माध्यम से, योगदान के अनुरूप इनका परीक्षण होना चाहिए, क्योंकि इन इनइक्वलिटीज को, इन असमानताओं को आज क्या कर रहा है? कम माना जा रहा है और रेसिस्ट किया जा रहा है, उनका विरोध किया जा रहा है। विच करेक्टराइज सो मच ऑफ कंटेम्परेरी इंडियन सोसाइटी, विच करेक्टराइज मतलब जिसमें विशेषताएं हैं, करेक्टरिस्टिक्स है, सो मच बहुत सारी, ऑफ कंटेम्परेरी इंडियन सोसाइटी की समकालीन भारतीय समाज के अनुरूप इसमें विशेषताएं हैं, इनके अंदर जिनको कम आंका जा रहा है। It would be a great mistake in that context to assume that because of possible effectiveness of well-tutored and disciplined arguments, तो इट वुड बी ए ग्रेट मिस्टेक, कि एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, गलती होगी, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, कि उस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में, टू एज्यूम, कि इसको एज्यूम किया जाए, मतलब इसको हम मतलब इसको हम कम माने, दैट बिकॉज ऑफ पॉसिबल इफेक्टिवनेस ऑफ वेल ट्यूटर्ड एंड डिसिप्लिन आर्गुमेंट। तो इसमें बताया कि जो मतलब जो पॉसिबल इफेक्टिवनेस ऑफ वेल ट्यूटर, तो जो संभावित जो वेल ट्यूटर है, मतलब जो अच्छे तरीके से पढ़ाए गए, अच्छे जो शिक्षक है, एंड डिसिप्लिन आर्गुमेंट, और जो अनुशासित, डिसिप्लिन यानी जो अनुशासित जो आर्गुमेंट्स है, जो तर्क है, उन तर्कों के अनुरूप इनको क्या माना जाए? इस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ के अंदर उनको एज्यूम किया जाए, उनको कम माना जाए, उनको अंडरमाइन किया जाए। तो देखो बता रहा है कि इट वुड बी अ ग्रेट मिस्टेक इन दैट कॉन्टेक्स्ट, कि इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी, बहुत बड़ी गलती होगी,
कि इसे एक पॉसिबल इफेक्टिवनेस ऑफ वेल ट्यूटर की एक संभावित अच्छे शिक्षक और अनुशासित तर्कों के कारण तर्कों के अनुरूप उनको अज्यूम किया जाए, उनको कम माना जाए, तो ये चीज है वो क्या हो जाएगी, एक बहुत बड़ी गलती होगी। द आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन मस्ट इन जनरल फेवर द प्रिविलेज एंड द वेल एजुकेटेड रेदर देन द डिस्पोज्ड एंड द डिप्राइव्ड। तो द आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन, जो आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन है यानी जो तार्किक जो परंपरा है वो मस्ट यानी होनी चाहिए इन जनरल सामान्य रूप में। कैसे होनी चाहिए, फेवर द प्रिविलेज, जो प्रिविलेज है जो सामान्य जो लोग हैं उन सामान्य के पक्ष में होनी चाहिए, वेल एजुकेटेड, और जो वेल एजुकेटेड है, देखो जो आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन है मस्ट इन जनरल, कि वो जनरल में सामान्य पक्ष में होनी चाहिए जो तार्किक परंपरा है। फेवर द प्रिविलेज एंड द वेल एजुकेटेड, तो जो प्रिविलेज है जो सक्षम है और जो वेल एजुकेटेड है जो अच्छे तरीके से शिक्षित है उनके पक्ष में तार्किक परंपरा है वो सामान्य रूप से होनी चाहिए, रेदर देन किसके बजाय, द डिस्पोज्ड एंड द डिप्राइव्ड, जो डिस्पोज्ड जो है यानी जो बेदखल कर दिए गए, जिनके पास पोजीशन नहीं है, जो बेदखल लोग हैं उन बेदखल, और ये जो डिप्राइव्ड है जो वंचित वर्ग है उनके बजाय जो वेल एजुकेटेड है जो सक्षम है उनके फेवर में आर्ग्यूमेंटेटिव ट्रेडिशन है वो होना चाहिए। किनके बजाय, जो डिस्पोज है जो डिप्राइव्ड है उनकी बजाय। तो डिस्पोज मतलब जो बेदखल जो लोग हैं जिनको अब सम्मिलित नहीं किया गया, और जो डिप्राइव्ड है मतलब जो वंचित वर्ग है उनके हिसाब की बजाय, उनके अकॉर्डिंग होने की बजाय जो प्रिविलेज है जो सक्षम है और जो वेल एजुकेटेड है उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। Some of the most powerful arguments in Indian intellectual history have in fact been about the lives of the least privileged group, which have drawn on the substantial force of these claims rather than on the cultivated brilliance of well-trained dialectics. तो some of the most powerful argument in Indian intellectual history कि भारतीय बौद्धिक इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर, भारतीय बौद्धिक इतिहास के अंदर जो अधिकतर जो आर्ग्यूमेंट है, पावरफुल जो आर्ग्यूमेंट है, अधिकतर जो मतलब शक्तिशाली जो आर्ग्यूमेंट है, तर्क है, वो वास्तव में क्या है, बीन अबाउट द लाइव्स ऑफ द लीस्ट प्रिविलेज ग्रुप। वो किसके ऊपर है, जो जीवन है किनका, जो प्रिविलेज जो ग्रुप है यानी जो सक्षम लोगों का, संपन्न वर्ग का जो जीवन है, उन जीवन के बारे में ही वास्तव में जो भारतीय इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री के अंदर, भारतीय बौद्धिक इतिहास के अंदर जो अधिकतर पावरफुल जो आर्ग्यूमेंट है वो किसके ऊपर है, शक्तिशाली सक्षम ग्रुप के ऊपर है। विच हैव ड्रॉन ऑन द सब्सटेंशियल फोर्स ऑफ दीज क्लेम, विच हैव ड्रॉन मतलब जो कि प्रयोग करते हैं, खींचते द सब्सटेंशियल फोर्स ऑफ दीज क्लेम, कि ये जो क्लेम है, ये जो मांग है, इन मांगों के लिए, इन दावों के लिए अपने जो सब्सटेंशियल फोर्स यानी संज्ञानात्मक जो बल है, फोर्स है, उसको वो प्रयोग में लेते हैं, उनका यूज करते हैं, रेदर देन ऑन कल्टिवेटेड ब्रिलियंस ऑफ वेल ट्रेन्ड डायलेक्ट, किसके बजाय, जो कल्टिवेटेड ब्रिलियंस है मतलब जो एकदम से जो कल्टिवेट मतलब जो सभ्य होना, ब्रिलियंस यानी जो मस्तिष्क जो है, श्रेष्ठ मस्तिष्क ऑफ वेल ट्रेन्ड डायलेक्ट, तो अच्छे तरीके से वेल ट्रेन्ड मतलब अच्छे तरीके से प्रशिक्षित, जो डायलेक्ट मतलब जो तार्किकता है, तो अच्छे तरीके से प्रशिक्षित जो तार्किकता है, उन तार्किकता के जो एकदम श्रेष्ठ मस्तिष्क है, तो उनके बजाय मतलब उस श्रेष्ठ मस्तिष्क जो कि अच्छे तरीके से क्या है, प्रशिक्षित और तार्किक है, तो उनकी बजाय ये जो क्लेम है, जो मांग है, इनके ऊपर अपने संज्ञानात्मक बल का प्रयोग करते हैं इन मांगों के ऊपर। किन मांगों के ऊपर, जो प्रिविलेज ग्रुप जो उठाते हैं, जो संपन्न वर्ग के जीवन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनके ऊपर ये अपना संज्ञानात्मक बल है वो उसका प्रयोग करते हैं, इनके ऊपर नहीं करते। कल्टिवेट ब्रिलियंस ऑफ वेल ट्रेन्ड डायलेक्ट, तो वो जो एकदम उच्च श्रेणी का, जो एकदम श्रेष्ठ जो मस्तिष्क है, अच्छे तरीके से ट्रेंड जो तार्किकता है, उनकी बजाय इन दावों के ऊपर वो अपना जो संज्ञानात्मक बल है वो प्रयोग करते हैं इन प्रिविलेज ग्रुप के जीवन के ऊपर। तो ये चीज बताई गई है। नेक्स्ट करते हैं अपन डेमोक्रेसी एज पब्लिक रीजनिंग। डेमोक्रेसी ने प्रजातंत्र किस रूप में, एज पब्लिक रीजनिंग। पब्लिक रीजनिंग मतलब जो जनता के जो रीजनिंग है, तर्क है, उन तर्क के रूप में, जनता के तर्क के रूप में डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। Does the richness of the tradition of argument make much difference to subcontinental lives today? कि does क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करता है, the richness of the tradition of argument, कि आर्ग्यूमेंट के तर्क की जो परंपरा की जो रिचनेस है, जो समृद्धि है, मतलब आज के टाइम में जो तर्क की जो परंपरा का जो आधिक्य है, वो मेक मच डिफरेंस, वो कोई डिफरेंस बनाता है टू सब कॉन्टिनेंटल लाइफ टुडे, कि आज का जो सब कॉन्टिनेंटल मतलब उप महाद्वीपीय जो लाइफ है, जो जीवन है,
तो आज उपमहाद्वीपीय जीवन के अंदर तर्क की परंपरा की जो स्मृति है, जो अधिक है, वो कोई डिफरेंस करता है, कोई अंतर स्थापित करता है? आई वुड आर्ग्यू, मैं आर्ग्यू करता हूँ, मैं तर्क देता हूँ कि इट डज, ये करता है। इन ए ग्रेट मैनी डिफरेंट वेज, और कई डिफरेंट तरीकों के साथ में ये करता है। मतलब ये करता है, ये अंतर स्थापित करता है और बहुत से तरीकों के साथ में करता है। इट शेप्स आवर सोशल वर्ल्ड एंड द नेचर ऑफ आवर कल्चर। इट शेप्स आवर सोशल वर्ल्ड, कि हमारे जो सामाजिक वर्ड है और जो हमारे संस्कृति का जो नेचर है, संस्कृति का जो स्वरूप है, उसको ये शेप प्रदान करता है, आकार देता है। इट हैज हेल्प टू मेक हेटेरोडॉक्सी द नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया। तो इट हैज हेल्प, कि ये हेल्प करता है, ये सहायता करता है टू मेक, बनाने में, हेटेरोडॉक्सी, हेटेरोडॉक्सी मतलब जो परंपरा विरोधी हो, तो परंपरा विरोधी बनाने में द नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया, कि भारत के अंदर जो अफेयर्स की जो मामलों का जो प्राकृतिक स्थान है, मतलब भारत के अंदर जो अफेयर्स का, कार्यों का, मामलों का जो प्राकृतिक स्थान है, उसको परंपरा विरोधी बनाने में ये हेल्प करता है। persistent arguments are an important part of a public life, कि जो persistent argument है, मतलब जो मजबूत जो तर्क है, persistent मतलब जिसपे जोर दिया जाए, जोर दिया जाने वाला जो argument है, जो तर्क है, यानी जो मजबूत तर्क है, वो क्या है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी जो पब्लिक लाइफ है, हमारा जो सार्वजनिक जीवन है, उस सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। इट डीपली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन पॉलिटिक्स, ये डीपली इन्फ्लुएंसेज मतलब गहराई से, एकदम गहनतम तरीके से ये प्रभावित करता है, गहराई से प्रभावित करता है इंडियन पॉलिटिक्स को, भारतीय राजनीति को ये गहराई से प्रभावित करता है। एंड पर्टिकुलरली और विशेष रूप से रिलेवेंट यानी संबंध रखना, इज पर्टिकुलरली रिलेवेंट, और ये विशेष रूप से संबंध रखता है। आई वुड आर्ग्यू, मैं आर्ग्यू करता हूँ, मैं मतलब तर्क देता हूँ, टू द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड इमर्जेंस ऑफ इट्स सेक्युलर प्रायोरिटीज, कि इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी है, भारत का जो प्रजातंत्र है, उस प्रजातंत्र के विकास के लिए, और जो सेक्युलर प्रायोरिटीज है, मतलब जो मतलब इसकी जो विशेष उत्पत्ति है, उसको अमर्ज करने में, उसको मतलब बढ़ाने में, इसकी विशेष उत्पत्ति को अमर्ज करने में, निकालने में, उसको आगे बढ़ाने में मैं आर्ग्यू करता हूँ, उसको मैं प्राथमिकता देता हूँ, उसमें मैं तर्क देता हूँ। तो ये बता रहा है कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी का विकास, उस पर भी मैं तर्क देता हूँ, और जो इसकी उत्पत्ति है उसको भी मैं प्राथमिकता देता हूँ, उस पर भी मैं तर्क देता हूँ। द हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया आर वेल वर्थ कंसिडरिंग, if only because the connection with public argument is often missed through the temptation to attribute the Indian commitment to democracy simply to the impact of British influence, despite the fact that such an influence should have worked similarly for 100 other countries that emerged from an empire on which the sun used not to set. कि the historical roots of democracy in India, कि भारत के अंदर जो हिस्टोरिकल रूट्स है किसकी, डेमोक्रेसी की, तो भारत में प्रजातंत्र की जो ऐतिहासिक जो जड़ें हैं, वेल वर्थ कंसिडरिंग, मतलब वो कंसिडरिंग करने योग्य है, वो विचार करने योग्य है। भारत के अंदर जो डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की जो ऐतिहासिक जड़ें हैं, वो क्या है, वेल वर्थ कंसिडरिंग, मतलब विचार करने के योग्य है। इफ ओनली बिकॉज, कि यदि केवल द कनेक्शन विद पब्लिक आर्ग्यूमेंट, कि जो पब्लिक आर्ग्यूमेंट है, मतलब जो सार्वजनिक तर्क से जो कनेक्शन है, सार्वजनिक तर्क के संबंध में जो कनेक्शन है, या जो उसके संबंध है, सार्वजनिक तर्क के जो संबंध है, इज ऑफन मिस्ड, वो प्राय मतलब मिस किए जाए, उनको याद किए जाए, कैसे, थ्रू द टेम्पटेशन, इस टेम्पटेशन के साथ में, इस भावना के साथ याद किया जाए कि इफ ओनली बिकॉज, कि यदि केवल जो पब्लिक आर्ग्यूमेंट के जो कनेक्शन है, जो सार्वजनिक तर्क के जो संबंध है, उनको प्राय इस टेम्पटेशन के साथ में, इस भावना के साथ में उनको याद किया जाए। किस भावना के साथ में याद किया जाए, कि जो एट्रीब्यूट द इंडियन कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी सिंपली द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, कि जो इंडियन कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, मतलब भारतीय जो लोग हैं, मतलब भारतीय जो प्रजातंत्र है, एट्रीब्यूट द इंडियन कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी, कि इंडियन कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी को लेकर के, प्रजातंत्र को लेकर के जो भारतीय जो कमिटमेंट है, मतलब भारत की जो राय है डेमोक्रेसी को लेकर के, या भारत के जो वादे हैं, वो सिंपली किससे इम्पैक्ट है, किससे प्रभावित है, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, मतलब वो ब्रिटिश कमिटमेंट से, ब्रिटिश वादों से वो प्रभावित है। तो इस भावना से अगर इसको याद किया जाए कि भारतीय प्रजातंत्र है वो ब्रिटिश प्रजातंत्र से प्रभावित है, डिस्पाइट द फैक्ट, अब देखो इस तथ्य के, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट द फैक्ट मतलब इस तथ्य के बावजूद, इस वास्तविक सत्य के बावजूद, ये जो बात पता चली है कि भारतीय जो प्रजातंत्र है वो ब्रिटिश प्रजातंत्र से प्रभावित है, उसके कमिटमेंट से, उसके वादे से प्रभावित है।
तो इस फैक्ट के बावजूद, इस सत्य के बावजूद दैट सच एन इन्फ्लुएंस शुड हैव वर्क, कि इस प्रकार का जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, और शुड हैव वर्क, वो कार्य करता है, लागू होता है सिमिलरली फॉर 100 अदर कंट्रीज, कि दूसरी जो सैकड़ों जो कंट्री है, मतलब दूसरे सैकड़ों जो देश हैं, उनके ऊपर भी ये जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो लागू होता है। दैट अमर्ज फ्रॉम एन एम्पायर ओन, जो कि अमर्ज मतलब निकला है, निकल कर आए हैं, किस कैसे, एक ऐसे एम्पायर से, एक ऐसे साम्राज्य से निकल कर आए थे, ऑन विच द सन यूज नोट टू सेट, जहां पे सन है वो कभी सेट नहीं होता था, एक ऐसे एम्पायर से वो निकल करके आए थे। तो ये जो कमिटमेंट वगैरह है, तो इनसे और भी कंट्री है वो क्या है, इनसे प्रभावित, और वो ऐसे देशों से निकल करके आए हैं जहां पे कभी भी सूर्य है वो सेट नहीं होता, जहां पे कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता है। द पॉइंट एट इशू हाउएवर इज नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया ओनली, कि ये जो पॉइंट है इस इशू का, इस मामले का, ये जो बिंदु है वो हालांकि इज नॉट स्पेसिफिक टू इंडिया ओनली, कि ये केवल भारत के ऊपर ही लागू नहीं होता है। मतलब ये जो मुख्य जो पॉइंट है, जो मुद्दा है, ये केवल भारत पे लागू नहीं होता है, और भी कंट्री का नाम आया। इन जनरल द ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक रीजनिंग इज क्लोजली रिलेटेड टू द रूट ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस द ग्लोब, कि इन जनरल यानी सामान्य रूप में द ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक रीजनिंग, कि जो पब्लिक रीजनिंग है, मतलब जनता के तर्क की जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, इज क्लोजली रिलेटेड, मतलब ये घनिष्ठ रूप से एकदम कनेक्टेड है टू द रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस द ग्लोब, कि इस ग्लोब के पार, इस सारे संसार के पार प्रजातंत्र की जड़ों से ये एकदम क्लोजली रिलेटेड है, मतलब एकदम घनिष्ठ रूप से ये जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? इस संसार से भी संबंधित है, लेकिन इस संसार के पार प्रजातंत्र की जड़ों से ये जो पब्लिक रीजनिंग की जो परंपरा है, जो जनता के तर्क की जो परंपरा है, वो घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है, इससे संबंधित है। बट सिंस इंडिया, लेकिन भारत के अंदर, भारत क्या है, सिंस इंडिया हैज बीन स्पेशली फॉर्चुनेट इन हैविंग ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक आर्गुमेंट, तो बट सिंस इंडिया, लेकिन क्योंकि इंडिया, भारत जो कि क्या है, हैज बीन स्पेशली फॉर्चुनेट, जो कि विशेष रूप से फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली है, कि इन हैविंग ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक रीजनिंग, पब्लिक आर्गुमेंट, कि वो रख रहा है परंपरा को। कौन सी परंपरा? जो पब्लिक आर्गुमेंट की जो परंपरा है, मतलब जनता के जो तर्क है, उनकी परंपरा को वो लंबे समय से लिए हुए हैं, उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, इस मामले में भारत है वो क्या है, फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली है, कि वो जनता के तर्कों को लंबे समय से लिए हुए हैं, उसको अपनाए हुए हैं, उस परंपरा से वो जुड़ा हुआ है। विद टॉलरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल हेटेरोडॉक्सी, दिस जनरल कनेक्शन हैज बीन पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन इंडिया। तो देखो किसके साथ में जुड़ा हुआ तो है, लेकिन टॉलरेंस के साथ में, मतलब उसको सहन भी कर रहा है, ऑफ इंटेलेक्चुअल हेटेरोडॉक्सी, कि वो जो बौद्धिक जो हेटेरोडॉक्सी, जो परंपरा विरोधी जो चीज है, तो परंपरा विरोधी उस बौद्धिकता को टॉलरेंस करते हुए, मतलब उस परंपरा विरोधी बौद्धिकता को सहन करते हुए वो जनता के रीजनिंग से, जनता के तर्क से वो लंबे समय से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। तो इस बात में इंडिया है वो क्या है, भाग्यशाली है, कि उसको वो सहन भी कर रहा है और उससे वो जुड़ा हुआ भी है। दिस जनरल कनेक्शन हैज बीन पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन इंडिया, और ये जो जनरल कनेक्शन है, ये जो सामान्य सा जो संबंध है, वो क्या है, हैज बीन पर्टिकुलरली, वो विशेष रूप से इफेक्टिव इन इंडिया, भारत के अंदर ही प्रभावी है। ये जो चीज है, ये जो सामान्य संबंध है, वो विशेष रूप से कहाँ पे, भारत के अंदर इफेक्टिव है, भारत के अंदर प्रभावी है। When more than half a century ago, independent India became the first country in the non-Western world to choose a regulatory democratic constitution. It not only used what it had learned from the institutional experience in Europe and America, particularly Great Britain. It also drew on its own tradition of public reasoning and argumentative heterodoxy. तो वेन मोर देन हाफ ए सेंचुरी अगो, मतलब आधी शताब्दी से भी अधिक समय पहले, तो बताया है कि जब आधी सदी से भी अधिक समय पहले, तो देखो मोर देन हाफ ए सेंचुरी अगो, तो आधी शताब्दी से भी अधिक समय पहले इंडिपेंडेंट इंडिया, जो स्वतंत्र भारत है, वो बिकेम द फर्स्ट कंट्री, वो पहली कंट्री बन गया, पहला जो देश है, पहला राष्ट्र है वो बना इन द नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड। ये जो नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर मतलब पश्चिम देशों में नहीं, मतलब जो पूर्वी देश है, जो एशियाई देश है, उनके अंदर। तो ये जो भारत है वो एशिया महाद्वीप के अंदर, जो ये नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है ना, इसका मतलब हुआ एशिया महाद्वीप, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र को छोड़ दो, पूर्वी देश के अंदर तो एशिया महाद्वीप की बात आ रही है। तो देखो आधी शताब्दी से भी पहले समय जो इंडिपेंडेंट इंडिया था, जो स्वतंत्र भारत था, वो एशिया महाद्वीप के अंदर पहली कंट्री बना, एशिया महाद्वीप के अंदर ये पहला राष्ट्र बना। किस चीज के लिए? टू चूज ए रेगुलेटरी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन,
कि प्रजातंत्र का जो संविधान है उस प्रजातंत्र के संविधान को दृढ़तापूर्वक चुनने वाला एशिया महाद्वीप के अंदर इंडिया है। वो क्या बना? स्वतंत्र भारत है। वो पहला कंट्री बना जिसने एकदम दृढ़ निश्चय के साथ में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया, प्रजातांत्रिक जो संविधान है उसको उसने अपनाया। इट नॉट ओनली यूज्ड, कि इसका प्रयोग केवल इसलिए नहीं किया गया, वोट इज हैड लर्न फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस इन यूरोप एंड अमेरिका, कि यूरोप और अमेरिका के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस हुए थे, मतलब जो उनको शैक्षणिक जो अनुभव हुए थे, तो केवल उसके लिए ही उनका प्रयोग नहीं किया गया। इट नॉट ओनली यूज, मतलब इसका प्रयोग है वो नहीं किया गया। वोट इट हैड लर्न, जो इसने सीखा था कहाँ पे? फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल एक्सपीरियंस, शैक्षणिक अनुभव से। और कहाँ पे? यूरोप और अमेरिका के अंदर जो शैक्षणिक अनुभव से जो इसने सीखा था, केवल इसके लिए ही इसका प्रयोग नहीं किया गया। मतलब इस प्रजातांत्रिक संविधान का प्रयोग केवल इसलिए नहीं किया गया कि इसने यूरोप और अमेरिका के अंदर कुछ जो शैक्षणिक एक्सपीरियंस थे वहां से उसने कुछ सीखा, विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन से। इट ऑल्सो ड्रू ऑन इट्स अर्न ट्रेडिशन, इसने अपने खुद के जो ट्रेडिशन है उनको भी बाहर निकाला, उनको भी खींचा, अपने खुद के ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक रीजनिंग, कि पब्लिक रीजनिंग के अंदर मतलब जनता के जो तर्क है उन तर्क के अंदर आर्गुमेंटेटिव हेटेरोडॉक्सी, और जो तर्क विरोधी जो परंपरा थी, परंपरा विरोधी जो तर्क थे, और जो पब्लिक रीजनिंग थी, जनता के जो तर्क थे, तो उनको इसने अपनी खुद की परंपरा है उसको उसने निकाला, मतलब उनसे नहीं सीखा, अपनी खुद की परंपरा है वो भी इसने निकाली है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड द ट्विन पिटफॉल ऑफ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस ट्विन पिटफॉल को अवॉइड करना है, इस दोहरी कठिनाई से निकलना है, वो बहुत आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है। पहली कठिनाई क्या? टेकिंग डेमोक्रेसी टू बी जस्ट एज अ गिफ्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, कि इस डेमोक्रेसी को, इस प्रजातंत्र को सही तरीके से अपनाना वेस्टर्न वर्ल्ड के गिफ्ट के रूप में, पश्चिमी संसार के गिफ्ट के रूप में इस डेमोक्रेसी को, इस प्रजातंत्र को सही तरीके से अपनाना। दैट इंडियन सिंपली एक्सेप्टेड, जिसे कि इंडिया ने, भारत ने एक साधारण रूप से एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया। व्हेन इट बिकेम इंडिपेंडेंट, जब ये इंडिपेंडेंट हो गया, जब ये आत्मनिर्भर बना, जब ये स्वतंत्र हुआ, तो इंडिया ने इसको सिंपली एक्सेप्ट किया, तो इस वेस्टर्न वर्ल्ड के गिफ्ट के रूप में इस डेमोक्रेसी को अपनाया जाए। Assuming that there is something unique in Indian history that makes the country singularly suited to democracy. Assuming, कि ये assume किया, ये स्वीकार किया that कि there is something unique in Indian history, कि भारतीय हिस्ट्री के अंदर, भारतीय इतिहास के अंदर कुछ यूनिक है, मतलब कुछ ऐसा अद्भुत है, that makes the country singularly suited to democracy, जो कि इस कंट्री को बनाता है, मतलब उस डेमोक्रेसी के लिए उपयुक्त, प्रजातंत्र के लिए उपयुक्त इस देश को वो बनाता है, ऐसा कुछ अद्भुत चीज है वो इंडियन हिस्ट्री में है। The point rather is that democracy is intimately connected with the public discussion and interactive reasoning. The point rather is that, कि जो point है, मुद्दे की बात ये है, point ये है, बिंदु ये है कि democracy is intimately connected, कि जो डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, वो इंटीमेटली कनेक्टेड विद पब्लिक डिस्कशन, कि वो पब्लिक डिस्कशन से, यानी जनता के बीच में जो वार्तालाप जो होते हैं, जो विचार विमर्श होते हैं, और जो इंटरेक्टिव रीजनिंग होती है, मतलब जो आपसी जो तर्क होते हैं, उन तर्क के साथ में ये गहराई से डेमोक्रेसी है वो जुड़ी हुई है, ये प्रजातंत्र है वो आपस में जुड़ा हुआ है। किससे? जो पब्लिक डिस्कशन है और जो इंटरेक्टिव रीजनिंग है, यानी जो जनता के बीच में जो वार्तालाप जो होते हैं, डिस्कशन जो होते हैं, और जो इंटरेक्टिव रीजनिंग मतलब जो तर्क जो होते हैं, आपसी तर्कों के साथ में जुड़ी हुई है। ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक डिस्कशन एग्जिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन द वेस्ट, कि जो ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक डिस्कशन, की पब्लिक डिस्कशन का मतलब सार्वजनिक जो लोगों के बीच में जो डिस्कशन जो होते हैं, या जो वाद विवाद होते हैं, या जो वार्तालाप होते हैं, उनकी जो परंपरा है वो इस संसार में, इस पूरे क्रॉस द वर्ल्ड मतलब इस पूरे संसार के अंदर एग्जिस्ट है, विद्यमान है। नॉट जस्ट इन द वेस्ट, कि न केवल पश्चिमी राष्ट्रों में बल्कि पूरे संसार में विद्यमान है। एंड टू द एक्सटेंट, और इसको एक्सटेंड करने के लिए, मतलब इसको प्रसार करने के लिए, इसके विस्तारित रूप में, दैट सच अ ट्रेडिशन कैन बी ड्रॉन ऑन, कि इस प्रकार की जो ट्रेडिशन है, इस प्रकार की जो परंपरा है, उसको चलायमान रखना चाहिए, इसको हम मतलब आगे फैला सकते हैं, इसको मतलब ड्रॉन ऑन कर सकते हैं, इसको, ये चलायमान है ऐसी परंपरा, मतलब ये जो पब्लिक रीजनिंग की जो है, ये पब्लिक डिस्कशन की है, तो इस प्रकार की जो परंपरा है वो विस्तारित रूप से चलायमान है, मतलब अभी भी फैल रही है। डेमोक्रेसी बिकम इजियर टू इंस्टीट्यूट एंड ऑल्सो टू प्रिजर्व, कि डेमोक्रेसी है वो इजियर बन सकती है, वो और अधिक आसान हो जाता है प्रजातंत्र, किस प्रकार से? इंस्टीट्यूट यानी सीखने से, और इसको प्रिजर्व रखने से, इसको सुरक्षित रखने से, ये जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, वो इजियर हो जाता है, वो आसान बन जाता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर है वो क्लियर हुआ है, पढ़ाया हुआ समझ में आया है। अगर अच्छा लगा है, पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, देन चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।